नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी सलीब पर सपने। बड़े शहर में रहने का स्वप्न मेरी आंखों में कब से पल रहा था, कुछ याद नहीं। कदाचित बचपन से, जब से होश संभाला और अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगा, तब से ही शहर को सपनों में देखने लगा था। उसी समय यह विचार मेरे मन में आया कि गांव देहात की अपेक्षा शहर अवश्य अच्छा होता होगा। शहर में क्या अच्छा होता होगा, वो गांव से भिन्न कैसे होता होगा, इतनी समझ तो न थी मुझ में। किंतु लोगों से सुना था कि शहर में क्या नहीं होता है। चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, उन पर दौड़ती चमचमाती गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छे अच्छे पक्के मकान, सब कुछ तो होता है शहरों में। हमारे गांव की भांति थोड़े ही कि कच्ची सड़कें, पगडंडियां, छप्पर खपरेल, इक्के दुक्के पक्के मकान और रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु छोटी छोटी कुछ दुकानें। यही तो था मेरा छोटा सा गांव। बस उसी समय से शहर में रहने का स्वप्न मेरी आंखों में पलने लगा था। मेरे सपने की उड़ान को गति दिया गांव के हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली हमारे महान व्यक्तित्व की पुस्तक ने, जिसमें अनेक वैज्ञानिकों, लेखकों, खिलाड़ियों, नेताओं, अभिनेताओं की जीवनियों ने उनके संघर्ष करने व लक्ष्य प्राप्त कर प्रसिद्धि प्राप्त करने में शहर की महत्वपूर्ण भूमिका मुझे प्रभावित करती। मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए शहर आवश्यक था। मेरे इस छोटे से गांव में न तो बड़े स्कूल कॉलेज हैं, न बड़ी संस्थाएं, न ही बड़े प्रतिष्ठान जिसमें स्वयं को सिद्ध किया जा सके। यही कुछ वजहें थीं कि गांव से विरक्ति व शहर से मेरी आसक्ति बढ़ती जा रही थी। प्रारंभिक शिक्षा गांव से पूरी कर मैं शहर में रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर आकर आगे की पढ़ाई करने लगा। गांव की खेतीबाड़ी से मेरे पिता किस प्रकार मेरी पढ़ाई के खर्चे निकालते होंगे, उसका मुझे उस उम्र में कतई भान न था। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि मात्र मेरे रिश्तेदार के घर रहने से पिता मेरे उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो गए थे, जैसा कि मैं उस समय समझ रहा था, बल्कि वो मेरे रहने, खाने पीने, पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे मेरे उस रिश्तेदार के पास भेजते थे। अपने पिता के परिश्रम का मूल्य मैंने समझा और मन लगाकर पढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप मैंने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की। ग्रीष्मावकाश में मैं गांव चला गया। छोटका बाबू आ गए का शहर से? पड़ोस के जमुना अंकल ने मेरे आने की बात जानकर बाबूजी से पूछा। हाँ, आ गए, परसों आए हैं, बाबूजी ने कहा। बाबू ठीक ठाक हैं? जमुना अंकल ने मेरा हाल पूछा। ठीक है, बाबूजी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अब काहे चिंता कर रहे हैं, अब तो छुटका बाबू इहे रहे हैं, जमुना अंकल ने बाबूजी से कहा। नहीं जमुना, 15 दिन की छुट्टी में घर आया है छुटका, छुट्टी खत्म होते ही शहर चला जाएगा, बाबूजी ने जमुना से कहा और उदास मन से भीतर आ गए। जमुना अंकल और बाबूजी की बात सुनकर भी अनसुना करते हुए मैं अपने काम में लग गया। बस 2 हफ्ते और गांव में रहकर शहर चला जाऊंगा। बेटा, हम सब चाहते हैं कि तुम अब यहीं रहो और खेती बाड़ी के काम में बड़े भाई का हाथ बटाओ। दिन भर के बाद शाम को बाबूजी खेतों की ओर से लौट कर आए और मुझसे कहा। बाबूजी की बात सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने मेरे सपनों को छिन्न भिन्न कर दिया। बाबूजी, अभी तो मैंने पढ़ाई शुरू की है, मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ, मैंने बाबूजी से कहा। क्या करोगे पैसे बर्बाद करके? शहर से लौटकर खेती बाड़ी ही करोगे, 2 टूक शब्दों में बाबूजी ने कहा। बाबूजी, मेरी पढ़ाई पर ज्यादा पैसे खर्च कहाँ होते हैं, मात्र फीस और किताब कॉपियों के ही तो पैसे खर्च होते हैं, मेरे मुंह से सहसा निकल गया। मुझे इस बात का एहसास था कि मुझे बाबूजी से इस तरह ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि बाबूजी से ऐसी बात कह सकूं। क्या बोला?
बस कॉपी किताब और फीस के पैसे लगते हैं। हमेशा सीधा और मीठा बोलने वाले बाबूजी की आवाज़ सख्त हो उठी थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे वे सगे रिश्तेदार जिनके घर में तुम रहते हो, वे तुम्हारे खाने पीने रहने के साथ साबुन तेल, बिजली बत्ती तथा उस प्रत्येक चीज के पैसे लेते हैं जिनका प्रयोग तुम करते हो। वहां समीप के मुन्ना पीसीओ वाले के फोन से उनका संदेश मिलते ही मैं तुरंत पैसों की व्यवस्था कर भेज देता हूँ। इतने पैसों में तुम कहीं और भी कमरा लेकर रह सकते हो। रिश्तेदारों के घर रहने का उद्देश्य मात्र यह है कि मुझे और तुम्हारी माई को तुम्हारी चिंता में रात भर जागना न पड़े। तेज बोलते बोलते बाबूजी की आवाज धीमी पड़ने लगी थी। वो थक गए थे। आत्मग्लानि के कारण दृष्टि नीची किए मैं चुपचाप खड़ा था। बाबूजी बाहर ओसारे में जाकर चारपाई पर बैठ गए। मैं दीवार से टेक लगाए अभी तक वहीं खड़ा था। रसोई से बर्तन उठाने रखने की आवाजें आ रही थीं। माई रसोई में काम कर रही थी। वह बाहर निकलकर देखने तक नहीं आई। बाबूजी से ऐसी बात करने के कारण कदाचित माई मुझसे नाराज थी। अन्यथा ऐसा पारिवारिक समस्याओं से संबंधित बातों पर माई हम लोगों के साथ खड़ी रहती है। मैंने वहीं खिड़की से झांककर बाहर बरामदे में देखा। बाबूजी अभी तक उसारे में चारपाई पर बैठे थे तथा अंगूछे से बार बार माथे पर छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछ रहे थे। आत्मग्लानि के कारण मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। आज मुझे अपनी पढ़ाई पर हो रहे वास्तविक खर्चे के बारे में ज्ञात हुआ था। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि बाबूजी मात्र किताब कॉपी और फीस के पैसे देते हैं। शेष सब कुछ रिश्तेदार के घर रहने से हो जाता है। आज मुझे पहली बार रिश्तेदारी का अर्थ और उसकी सीमाओं का यथार्थ पता चला था। यद्यपि रिश्तों और रिश्तेदारी के यथार्थ को और ठीक से समझने के लिए अभी मैं छोटा था। मुझे पढ़ना था, शहर में रहना था। भले ही किसी रिश्तेदार के यहाँ न सही, मैं कहीं और रह लूँगा, कोई छात्रावास देख लूँगा। मैंने बाबूजी के भेजे पैसे और हॉस्टल के खर्चे का हिसाब जोड़ा और अनुमान लगाया कि जितने पैसे बाबूजी भेजते हैं उससे कम पैसों में मैं छात्रावास में रह सकता हूँ। माई बाबूजी को समझा लूँगा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं। माई को किसी प्रकार समझा लिया मैंने। मैं छात्रावास में रहकर पढ़ने लगा। अब पहले की अपेक्षा कम पैसे खर्च होते। देखते देखते 2 वर्ष व्यतीत हो गए। मेरा इंटरमीडिएट पूरा हो गया। मैं ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगा। बाबू संदीप, अब बस करो, घर आ जाओ, खेती बाड़ी का काम संभालो। एक दिन बाबूजी का फोन आया। बाबूजी जानते थे कि जितनी बड़ी पढ़ाई होगी उतना ही अधिक पैसा खर्च होगा। बाबूजी, अभी मैं ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ। पैसे के लिए आप चिंतित न होइए। मैं यहाँ 1-2 ट्यूशन कर कुछ पैसों की व्यवस्था कर लूँगा। इस प्रकार अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मैं बाबूजी को मना पाया। प्रयत्न कर मैं 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम पा गया। अब मेरी दिनचर्या थोड़ी परिवर्तित व व्यस्त हो गई थी। प्रातः शीघ्र उठकर अपने लिए भोजन के नाम पर कुछ बना लेना, तैयार होकर 9 बजे तक कॉलेज पहुंच जाना, शाम के 4 बजे आने के पश्चात कुछ देर शाम के भोजन आदि की तैयारी कर थोड़ा आराम कर घर से पुनः निकल पड़ना, क्योंकि 6 बजे मेरे पहले ट्यूशन का समय निर्धारित था। घंटे सवा घंटे पढ़ाने के पश्चात मुझे दूसरे ट्यूशन पर जाना होता था। इस प्रकार दोनों ट्यूशन पढ़ाकर 9 बजे तक कमरे पर आ जाता। यदि सुबह कुछ अधिक भोजन बनाकर गया होता तो वही खा लेता, अन्यथा तो शाम को भोजन बनाने का काम भी करना पड़ता था, क्योंकि सीमित बजट में होटल में खाना संभव नहीं था। बाबूजी भी तो समझाया करते कि होटल का भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इतना कुछ करके इस समय तक मैं थक जाता, मानसिक व शारीरिक दोनों रूपों में। अब मुझे पढ़ाई पर भी थोड़ा समय देना था, जो कि मेरे लिए अति आवश्यक था। पढ़ने के लिए ही तो मैं ये सब कर रहा था, किंतु कभी मैं पढ़ पाता और कभी थक जाने के कारण यूं ही सो जाता। पुस्तकें सिरहाने रखी रह जाती। कुछ बनने कुछ करने की लगन थी मेरे अंदर, अतः पढ़ने के लिए किसी न किसी प्रकार थोड़ा समय निकालने का प्रयत्न करता। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। सैलानियों की भांति छात्रावास का जीवन जीते जीते
मैं पारिवारिक जीवन के लिए तरस गया था। पारिवारिक जीवन से तात्पर्य यह कतई नहीं कि मैं विवाह करना चाहता था, बल्कि माई बाबूजी भैया तथा गांव के नाते रिश्तेदारों के स्नेह की छांव में रहने की इच्छा होने लगी थी। जो स्नेह, जो अपनापन, बातों की जो मिठास मुझे गांव में दिखाई देती, वो शहर में नहीं दिखती। यद्यपि शहर में मेरा अपना कोई नाते रिश्तेदार तो न था, कुछ परिचित, कुछ मित्र अवश्य बन गए थे। मैं जानता था कि ये शहरी हवा से प्रभावित नकली मुखौटे ओढ़े हुए चेहरे हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर मेरे काम नहीं आएंगे। संदीप भैया तो ब्याह लायक हो गए हैं, ब्याह करने का मन नहीं है क्या अभी? छुट्टियों में जब भी मैं घर जाता, पास पड़ोस के लोग माई बाबूजी से कहते, हम सबकी तो इच्छा है, किंतु संदीप भैया माने तब ना, बाबूजी कह देते। मुझसे 2 वर्ष बड़े भैया की 3 वर्ष की एक बिटिया थी। भैया दूसरी बार पुनः पिता बनने वाले थे। भैया को देखकर प्रतीत होता जैसे वो अपने जीवन से संतुष्ट थे, खूब खुश रहते। बाबूजी के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाते, छोटी बच्ची के साथ खेलते, भाभी भी खुश रहती। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं 10 दिनों तक गांव में रुका रहा। मिट्टी से लिपे घर से उठती मिट्टी की सौंधी महक, जेठ माह की तीव्र धूप को परास्त करती पेड़ों की शीतल छांव, महुए की मादक गंध, आम के बागों से उठती मंजरियों के सौरभ तथा छोटे टिकरों से भरी लहराती आम की हरी भरी डालियां। शाम होते ही गांव के सिवान पर फैली बसवारियों में चचहाती चिड़ियों का संगीत। रात्रि के अंतिम प्रहर में जुगनुओं की जगमग से झिलमिलाते शांत खड़े वृक्ष, नन्हे नन्हे तारों से सजा स्वच्छ नीला आकाश, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। इन 10 दिनों में मानो पहली बार मैंने गांव के सौंदर्य को महसूस किया और गांव को जिया। बचपन गांव में व्यतीत हुआ, किंतु कभी इस ओर ध्यान न दिया। शहर में रहकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मूल्य समझ में आ रहा था। इन सब के बीच शहर में बसने, रहने तथा कुछ करने की अदम्य इच्छा सर्वोपरि रही। मैं गांव से वापस शहर आया। गांव का अपना सुकून था, साथ ही परिवार के लिए 2 समय की रोटी के लिए संतुष्टि भरा संघर्ष था। तो दूसरी ओर शहर सपनों, असीमित इच्छाओं, रोटी रोजगार, छत, साथ ही अपनी पहचान स्थापित करने के जद्दोजहद से भरा था। जब गांव सुकून की नींद सोता, तब भी शहर भागता रहता। इन सबको अनदेखा कर मैं अपने लक्ष्य की ओर देख रहा था, जिसे पाने के लिए मैं शहर में आया था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। अब यदि मैं आगे और पढ़ाई नहीं करूंगा, तो मुझे यह छात्रावास छोड़ना पड़ेगा। इस स्थिति में यहाँ रहने के लिए मुझे किराए पर कमरा लेना पड़ेगा, जिसके लिए पैसों की व्यवस्था करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था। बाबूजी के भेजे पैसे और कुछ ट्यूशन के पैसे मिलाकर भी मैं यह नहीं कर सकता था। अतः मैंने तय किया कि अभी छात्रावास नहीं छोड़ूंगा। स्नातकोत्तर की कक्षा में मैंने प्रवेश ले लिया। छात्रावास में रहते हुए मैं अध्ययन कम और नौकरी की तलाश में अधिक रहने लगा। मेरा अधिकांश समय नौकरी की तलाश और उसकी तैयारी में व्यतीत होने लगा। समय व्यतीत होता जा रहा था। अभी तक मेरे हाथ में कुछ भी सकारात्मक नहीं आया। देखते देखते लगभग 1.5 वर्ष व्यतीत हो गए। नौकरी की फाइल, आवेदन पत्रों, अखबारों की कतरनों, अनेक फार्मों, बैंक की रसीदों से मोटी होती जा रही थी। गांव से बाबूजी से पैसे मंगवाने में मुझे शर्म आने लगी थी। विवशता थी, आय का अन्य कोई साधन न था। शहर में आकर कुछ बनना, कुछ बड़ा करना तो दूर, अभी तक मैं अपनी रोजी रोटी का प्रबंध तक न कर पाया। मात्र 6 महीने रह गए थे। उसके पश्चात मुझे छात्रावास छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं निराश होने लगा था कि एक दिन सहसा मेरे नाम का एक लिफाफा आया। यूं तो अक्सर नौकरियों के लिए परीक्षाओं की सूचनाएं आया ही करती हैं लिफाफों में, किंतु ये कुछ अलग था। ये लिफाफा मेरे लिए खुशियां लेकर आया था। इसमें मेरे लिए नौकरी का नियुक्ति पत्र था। यद्यपि यह नौकरी मेरे सपनों के अनुरूप बड़ी न थी, किंतु ऐसी थी कि इसमें मैं शहर में रहते हुए अपने खर्चे संभाल सकता था। मैंने यह निर्णय लिया कि अभी ये नौकरी ज्वाइन कर लूँगा।
ताकि छात्रावास छोड़ने के बाद मेरा खर्च चलता रहे, बाबूजी से मुझे पैसे न मंगवाने पड़े। इस नौकरी के लिए मुझे यह शहर भी छोड़ना पड़ा। जिस दूसरे शहर में नौकरी लगी थी वो इससे भी बड़ा शहर था, महानगर था। मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली उस महानगर में जहां अब मैं रह रहा हूँ। कम पैसों में एक साधारण सा कमरा लेकर रहने लगा। यह कमरा मुझ अकेले को रहने के लिए ठीक था। कमरे के एक कोने में बनी अलमारी में अपनी पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स इत्यादि संभाल कर रख दिया, ताकि इत्मीनान से पढ़ता रहूंगा और अपने सपनों को सच करूंगा। नौकरी का पहला वेतन इतना था कि इस घर का किराया और मेरा खाना पीना, ऑफिस आने जाने का खर्च, बिजली का बिल आदि के खर्च पूरे कर इतना भी नहीं बचा कि गांव में मैं बाबूजी के लिए कुछ भेज सकूं। यद्यपि बाबूजी ने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी मैं सोचता कि काश मैं बाबूजी के पास अपनी कमाई के 2 पैसे भेज पाता तो उन्हें कितनी खुशी मिलती कि उनका बेटा शहर में जाकर इस योग्य हो गया है कि पिता के पास 2 पैसे भेज सकता है। इस बात से उन्हें कितनी संतुष्टि और गर्व की अनुभूति होती। मैं अभी इतनी सी संतुष्टि भी उन्हें नहीं दे पाया। नौकरी करते हुए मुझे 6 माह हो गए। अब मेरे विवाह के लिए माई और बाबूजी का दबाव मुझ पर पड़ने लगा। मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता था। बड़े और महंगे शहर में पारिवारिक जीवन का खर्च चलाना थोड़ा मुश्किल था। बेटवा, अब तो नौकरी भी लग गई, अब क्या बाकी है? माई जब फोन करती मुझसे कहती, माई नौकरी का कुछ और इम्तिहान दे लें तब विवाह के लिए सोचेंगे। मैं कहता, ना ही अब देरी ना करब, पहले पढ़ाई खातिर करत रहो, फिर नौकरी की बात रही, वो हो गई। अब बताओ, अब काहे देरी करत हो? माई कह पड़ती। इस प्रकार की बातें सुनकर तथा माई बाबूजी की इच्छा जानकर अब मुझे अपने विवाह में विलंब करने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। माता पिता के इस सपने को पूरा करने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही था। मेरे सपनों को पूरा करने का उत्तरदायित्व उन्होंने भरपूर निभाया है। अब मेरा उत्तरदायित्व है। माई, हम विवाह करेंगे, आप सब लड़की तलाश लो। एक दिन फोन कर मैंने माई से कह दिया। मेरे लिए लड़की तलाश ली गई। आने वाली वैवाहिक लगन में मेरा विवाह हो गया। 2 माह के पश्चात मुझे मेरी पत्नी अनीता को लेकर शहर आना था। मुझे अपने इस छोटे से किराए के घर में अपनी पूरी गृहस्थी बसानी थी। मैं अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में जुट गया। गैस सिलेंडर, चूल्हा, थोड़े थोड़े खाद्य पदार्थ आदि खरीदने में मेरी तनख्वाह खत्म हो गई। अनीता आ गई थी और थोड़े में घर चलाने लगी। मेरी तनख्वाह से पूरे महीने घर चलाने की जद्दोजहद में दिन व्यतीत होते रहे। सुनिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लग रहा है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। 3 माह पश्चात एक दिन अनीता ने मुझसे कहा। मैं अनीता को लेकर डॉक्टर दिखाने गया। आप पिता बनने वाले हैं, अब इनको पौष्टिक आहार और थोड़े आराम की आवश्यकता है। डॉक्टर की बात से मैं प्रसन्न कम हुआ। नए उत्तरदायित्व के बोझ से दबा हुआ अधिक महसूस करने लगा। अनीता को लेकर मैं घर आ गया। अनीता, ये तो खुशी की बात है, लेकिन मैं बड़ी नौकरी की तलाश में यहाँ आया हूँ। कुछ बड़ा करके नाम कमाना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ? घर आकर मैंने अनीता की ओर देखते हुए उसे समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा, हाँ, मैं आपका आशय समझ गई। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और पढ़ना लिखना चाहते हैं, जिसके लिए आपको समय चाहिए। मैं अपनी ओर से आपको घर गृहस्थी के झंझटों से दूर रखूं, जिससे आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में लगा सकें। यही चाहते हैं ना आप? अनीता की बातें सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर मैं मुस्कुरा पड़ा। नौकरी के साथ साथ थोड़े बहुत बचे हुए समय में मैं अखबारों में रिक्तियां व प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें उठाकर देखता। समय ही कितना मिल पाता जिसमें मैं ठीक से पढ़ाई कर पाता। थोड़े थोड़े अंतराल के पश्चात अनीता को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना रहता। इन सभी व्यस्तताओं में समय तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा था। शैने शैने व्यस्तताएं इतनी बढ़ी कि पढ़ाई और बड़ी नौकरी का विचार कहीं पीछे छूटता गया। घर गृहस्थी चलाने के साथ नवजात के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भी मेरे कंधों पर था। परिस्थितियों वश और मकान मालिक के परेशान करने के कारण यह घर मुझे छोड़ना पड़ा। इतने ही बजट में दूसरा घर मुझे लेना था, जो कि मिला, किंतु उससे छोटा।
समय के साथ उतने बड़े घर का किराया महंगा हो चुका था। मेरा वेतन वहीं रुका था और महंगाई बढ़ती जा रही थी। मैं वहीं रुका था। समय आगे बढ़ता जा रहा था। मैं 2 बच्चों का पिता बन गया। सुनिए, आज अनीता कुछ कहना चाह रही थी, किंतु झिझक रही थी। हाँ हाँ, रुक क्यों गई? कहो क्या बात है? अनीता को झिझकते हुए देखकर मैंने उससे कहा, शहर में मेरा दम घुटता है, मन नहीं लगता। झिझकते हुए अनीता ने अपने मन की बात मुझसे कह दी। उसकी बातें सुनकर उस समय तो मैं खामोश रह गया। उस दिन ऑफिस में बैठकर मैं सोचता रहा कि क्या अनीता गलत कह रही है। शहर में रहकर क्या मैं उन्मुक्त जीवन जी पाया? गांव के खुले प्राकृतिक परिवेश में बाल सखाओं के साथ खेलते हुए जो बचपन मैंने गांव में व्यतीत किया है, क्या वो बचपन मैं अपने बच्चे को दे पाऊंगा? एक छोटे से कमरे में रह रहा मेरा बेटा मेरे बाहर जाने आने या किसी काम से कमरे का दरवाज़ा खुलने पर बाहर की गली में कौतूहल से देखता है। 2 वर्ष का हो गया है। मैं ही जब कोई सामान लेने गली के नुक्कड़ की दुकान की ओर जाता तो उसे अपने साथ ले लेता हूँ। वो भी तब जब अनीता कहती है कि बाबू दिन भर घर में अकेले खेलता है, उसे बाहर नुक्कड़ तक साथ ले लो। मेरे साथ कुछ देर बाहर निकलकर बाबू कितना खुश हो जाता है। आज कार्यालय में बाबूजी का फोन आया। बेटा, जब से शहर गए हो हम नहीं जानते कि तुम कैसे और कहाँ पर शहर में रहते हो। हम और तुम्हारी माई शहर में आकर तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम्हारी माई की बड़ी इच्छा है कि बेटा शहर में नौकरी करता है। उसे बड़ा गर्व है इस बात पर। तुम फोन कर बता देना कि हम कब आवें। बाबूजी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं यही सोच रहा था कि माई बाबूजी आएंगे तो कहीं मेरे कारण शहर का प्रभाव उन पर गलत न पड़े। अतः मैंने व अनीता ने उनके रहने खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर लिया। तब पश्चात बाबूजी को आने के लिए फ़ोन कर दिया। बाबूजी को लेने मैं स्टेशन गया। माई बाबूजी ट्रेन से उतरे। वे अत्यंत खुश थे। वे कौतूहल से स्टेशन की चकाचौंध देख रहे थे। ऑटो में बैठकर मैं उनके साथ घर की ओर चल पड़ा। सड़क के दोनों ओर व्यवस्थित ढंग से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तथा बड़ी बड़ी कंपनियों के जगमगाते शोरूम देखकर बाबूजी का चेहरा गर्व से दपदपा रहा था। माथे तक घिरे घूंघट की ओट से अपने चारों ओर देखकर माई हक्की बक्की थी। मुख्य सड़क से उतरकर ऑटो तंग गलियों वाले मोहल्ले में मुड़कर कुछ मिनटों में मेरे घर के आगे रुक गया। मैं ऑटो से उतर गया। माई बाबूजी अब भी ऑटो में बैठे थे। वे समझ नहीं पाए थे कि मैं चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़कर संकरी गली में छोटे से पुराने घर के सामने ऑटो क्यों रुक गया, मैं क्यों उतर रहा हूँ। आइए बाबूजी, मैंने कहा। क्या अब उतरना है? यहीं, कहकर बाबूजी ऑटो से उतर गए। उनके पीछे माई भी उतर गई। बाबूजी की आंखें अब भी इधर उधर कोई बड़ा घर ढूंढ रही थीं। इतनी देर में अनीता ने घर का दरवाज़ा खोल दिया था। माई बाबूजी ने मेरे शहर के घर के इकलौते कमरे में प्रवेश किया। वे कमरे की दीवार से सटाकर बिछी चौकी पर बैठ गए। कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी गर्मी बहुत थी। बाबूजी अंगूछे से पसीना पोंछ रहे थे। स्टेशन से घर तक आने के बीच में दोनों का दीप्त चेहरा अब तक मुरझा चुका था। अनीता माई बाबूजी के पैर छूकर रसोई में कुछ बनाने चली गई थी, कदाचित शरबत। कुछ ही देर में अनीता 2 गिलासों में शरबत लेकर आ गई। तुम नहीं पियोगे बेटा? बाबूजी ने पूछा। माई मेरे दोनों बच्चों के साथ बातचीत करने में लगी थी। नहीं बाबूजी, बस अभी थोड़ी देर में सब लोग भोजन करेंगे, मैंने कहा। माई बाबूजी ने शरबत पिया और आराम से बैठ गए थे। माई का मन मेरे बच्चों में लग गया था। कुछ देर में अनीता ने सबका भोजन लगा दिया। बाबूजी ने दरवाजे के बाहर रखी बाल्टी के पानी से हाथ मुंह धोया। अनीता माई को छोटे से बाथरूम में लेकर गई और वहीं हाथ पैर धुलाया। सबने भोजन किया। बाबूजी तखत पर लेट गए। शेष सबके आराम के लिए मैंने कमरे के फर्श पर चटाई और चादर बिछा दी। मैं जानता था कि अनीता रसोई के एक कोने में कुछ बिछाकर लेट गई होगी। गर्मी की दोपहर सबने आराम किया। शाम को रसोई में बर्तनों के उठाने रखने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। बाबूजी तखत पर सो रहे थे। चटाई पर माई बच्चों के साथ सो रही थी। मैं बिना आवाज़ किए धीरे से उठा ताकि किसी की नींद में खलल न पड़े, किंतु माई बाबूजी जग गए।
सांझ हो गई बेटा। बाबूजी उठकर बैठ गए थे। हाँ बाबूजी, चाय बन गई है। बाबूजी उठे और इस बार छोटे बाथरूम में ही जाकर हाथ मुंह धोया, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत थी। बाथरूम से आकर बाबूजी पुनः तखत पर बैठ गए। माई भी उठकर हाथ मुंह धोकर आ गई। बेटा, हम सोचे थे कि शहर में तुम्हारे पास हफ्ते 10 दिन रहेंगे, किंतु अब लगता है कि हम एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। कल ही हम गांव चले जाएंगे, बाबूजी ने कहा। उनके चेहरे पर निराशा के भाव स्पष्ट थे। क्या हुआ बाबूजी? हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या? यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें बाबूजी, मैंने माई व बाबूजी की ओर देखते हुए कहा। नहीं बेटा, बहुत बड़ी गलती तो हम लोगों से हो गई है। मैं हकबक बाबूजी का मुंह देख रहा था। हम उसी समय नहीं चेत पाए जब तुम बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहे थे। काश उस समय हम तुम्हें चिताते, समझाते तथा तुम्हारी इच्छाओं के बेलगाम उड़ान को रोक पाते। बाबूजी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। नहीं बाबूजी, मैं भी और नौकरियों के फॉर्म भर रहा हूँ तथा उनके लिए तैयारी व पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने बाबूजी को समझाते हुए कहा। अब बाल बच्चों व घर गृहस्थी के साथ संभाल में लग जाओगे तो क्या पढ़ोगे और क्या फॉर्म भरोगे, बाबूजी ने कहा। बाबूजी, कोशिश। मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। बेटा, हम गांव देहात में जरूर रहते हैं, पर शहर की हवा उधर भी आती है। शहरों में नौकरी मिलती नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर की मृग मरीचिका में रहते हुए तुमने इतने वर्ष व्यर्थ कर दिए। शहर के जिस घर में तुम रह रहे हो उससे अच्छे और बड़े घर में हम लोगों की गोरू बकरी रहती है। तुम्हारा बड़ा भाई भले ही अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, उसने अपनी खेती किसानी बागवानी से इतना कमा लिया है कि हाल ही में उसने अपना एक और खेत खरीद लिया है। बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ जोड़ ले रहा है। गांव के स्कूल में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़े होकर शहर में पढ़ना चाहेंगे तो भी वह उन्हें पढ़ाएगा। मेरी बात पूरी होने से पहले ही बाबूजी ने बोलना शुरू कर दिया। सिर झुकाए बाबूजी की कठोर किंतु सच्ची बात को मैं सुन रहा था। एक बात और, अब मैं तुम्हारे बड़े भाई के बच्चों को समझाऊंगा कि वे शहर में जाकर पढ़े लिखें अवश्य, किंतु वहां की मृग मरीचिका में न भटकें। गांव की अपनी जड़ों, अपनी खेती किसानी से जुड़े रहें, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। बाबूजी ने एक लंबी सांस लेकर कहा। बाबूजी चुप हो गए। वे आगे और कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। बेटा, आज हमें दिन वाली ट्रेन पकड़ा देना। 8-9 बजे शाम तक घर पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन सुबह वाली चाय पीने के पश्चात बाबूजी ने मुझसे कहा। 1-2 दिन और रुकिए बाबूजी। बड़ा मन है हमारा, मैंने बाबूजी से कहा। हम लोग पेड़ पौधे खेत खरिहान के बीच रहने वाले लोग, यहाँ ईंट पत्थरों, इंसानों की भीड़ और गाड़ियों के शोर में कहाँ मन लगेगा। हमें जाने दो बेटा। आज या 1-2 दिन और में क्या रखा है, जीवन तो वहीं कटना है गांव में, बाबूजी ने कहा। माई बाबूजी को ट्रेन में बैठाकर मैं स्टेशन से बाहर आया। बाहर आकर मैंने इस भागते शहर को आज भरपूर दृष्टि से देखा। इस शहर की भागती जिंदगी, भागते लोग, गाड़ियां, ये बड़ी बिल्डिंगें, इनमें से किसी को भी तो मैं नहीं पहचानता। सब कुछ मेरे लिए अनजाना अनचिन्हा है। ऑटो में बैठकर इस अजनबी शहर में मैं घुसता चला जा रहा था। बाबूजी की ट्रेन जा चुकी थी कब की, मेरे गांव की ओर। अभी आप सुन रहे थे निर्जा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी सलीब पर सपने।